अहमदाबाद विमान हादसा। कुछ दिन पहले एक ऐसी दुखद घटना हुई जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए बोइंग एयर इंडिया विमान AI-171 हादसे में हमने 270 अनमोल जानें खो दी, जिसमें 241 यात्री थे। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति हम अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि एवं हमारी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस विमान ने भारत के शहर अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन शहर के गैटविक एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह एक ऐसा पल था जब पूरा देश शोक में डूब गया और आज हम सभी इस मुश्किल घड़ी में दिवंगत लोगों के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। गुरुवार 12 जून 2025 को दोपहर के लगभग 1:30 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-787 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक भयावह दुर्घटना का शिकार हो गई। विमान ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ऊंचाई खो दी और फिर शहर के BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल के मेज से जाकर टकरा गया, जिससे एक भीषण आग लग गई और काले धुएं के गुब्बार आसमान में छा गए। यह एक सामान्य उड़ान का ऐसा भयावह अंत था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस दुखद दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। मृतकों में दोनों पायलट और विमान के सभी 10 क्रू सदस्य शामिल हैं। हॉस्टल मेस में विमान के पिछले हिस्से के टकराने से 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 मेडिकल छात्र भी शामिल थे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस के अनुसार हॉस्टल के 25 लोगों को वर्तमान में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इस त्रासदी में एक चमत्कारिक रूप से केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचा है, जो एक ब्रिटिश नागरिक है। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि उसके अलावा कोई अन्य जीवित नहीं बचा। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। दुर्घटना के 27 घंटे बाद शुक्रवार को विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है, जिससे जांचकर्ताओं को दुर्घटना के कारण के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 6 टीमें दुर्घटना स्थल पर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने रिकॉर्ड किए गए बयानों में कहा, एयर इंडिया में हम सभी के लिए ये एक मुश्किल दिन है। हमारे प्रयास अब पूरी तरह से हमारे यात्रियों, क्रू सदस्यों, उनके परिवारों और प्रियजनों की जरूरतों पर केंद्रित हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा कि इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि कंपनी इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 मिलियन रुपए प्रदान करेगी और चिकित्सा खर्च भी वहन करेगी। एयर इंडिया ने दुर्घटना स्थल पर सहायता के लिए 30 तकनीकी कर्मचारियों को भी तैनात किया है और जांच प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया है। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब एयर इंडिया, जिसे 2022 में टाटा सन्स ने भारत सरकार से वापस अधिग्रहित किया था और जो कई वर्षों से अपनी छवि और परिचालन में सुधार के लिए प्रयासरत थी, दशकों तक भारत के सरकारी स्वामित्व में रहने के दौरान एयर इंडिया त्रासदी और वित्तीय नुकसान से जूझ रही थी। एयरलाइन के पूर्व कार्यकारी निदेशक और द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया के लेखक जितेंद्र भार्गव ने बताया कि सरकारी स्वामित्व ने एक पुरातन कार्य संस्कृति, पुरानी प्रक्रियाओं और विमानन उद्योग से अपरिचित नौकरशाहों द्वारा प्रबंधन को बढ़ावा दिया। भार्गव ने कहा, आपको आपदा के लिए एक नुस्खा मिल रहा था और हम इससे गुजरे। परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिससे वह
उन्नयन में निवेश नहीं कर सकी। टाटा सन्स के अधिग्रहण के समय तक एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी लगभग 12% थी और प्रतिस्पर्धियों के विस्तार के कारण सिकुड़ने का खतरा था। वहीं टाटा ग्रुप अपने मजबूत कार्यशैली, नवीनतम उपकरण और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। भारत देश में उसके विकास के मार्ग में टाटा ग्रुप ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और हमेशा करता रहा है। देश को जब भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो टाटा ग्रुप ने उसी चीज का उपक्रम खोलकर देश की सेवा की है। टाटा कंपनी के अब तक के उसके सफर में उस पर कोई भी दाग कभी नहीं लगा है और ग्राहक को हमेशा टाटा ग्रुप ने अपनी सेवाओं से भरपूर संतुष्ट किया है। अपने कर्मचारियों के अलावा टाटा ग्रुप भारत के हर वर्ग के भारतीय के जीवन में उसको अच्छा करने के लिए कई उपक्रम चलाता है और अपनी कमाई का 60% से भी अधिक टाटा ग्रुप भारत देश की जनता की भलाई और उनकी जरूरतों के कामों पर ही खर्च करता है। मगर दुर्भाग्य से यह बोइंग विमान हादसा उसके सामने पेश हो गया है। टाटा सन्स ने 400 से अधिक नए बोइंग विमान और एयरबस के विमान खरीदने की शुरुआत की थी और वह नई नौकरियों के माध्यम से एक बढ़िया एयर इंडिया वर्कफोर्स बनाने में जुटा था तथा एयर इंडिया की पुरानी घिसी-पिटी कार्यशैली को बदलने की और उसकी साख को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर चुका था। ऐसा माना जाता है कि हर भारतीय की उम्मीद और उसके जीवन का मूल्य टाटा ग्रुप से अधिक देश में कोई भी और कंपनी या संस्था नहीं समझ सकती। इसलिए हम आशा करते हैं कि जल्द ही टाटा अपने इस उड्डयन उपक्रम को भी सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होगी। हाल के वर्षों में एयर इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को फिर से डिजाइन किया है और बोइंग और एयरबस दोनों को नए विमानों का ऑर्डर दिया है। हालांकि यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला क्रैश था और इतने कुशल विमान से ऐसे हादसे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जो कि केवल 10 वर्ष पुराना था, क्योंकि इस विमान की काम करने की उम्र लगभग 30 साल होती है और इसीलिए विश्लेषकों को उम्मीद नहीं है कि यह दुर्घटना एयरलाइन की साझेदारी को बदलेगी। दुर्घटना का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। एयर इंडिया के इस बोइंग विमान AI-171 ने उड़ान या टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे संकट कॉल जारी किया था, जो एक पूर्ण आपातकाल का संकेत देता है। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसकी पुष्टि की है। विमानन नियामक DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच को कड़ा कर दिया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया के बेड़े में 26 बोइंग 787, 8 और 7 बोइंग 787 9 विमान हैं। DGCA ने एयर इंडिया को अपने बोइंग 787 8 और 787 9 विमानों पर अतिरिक्त रखरखाव कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो जेनेक्स इंजन से लैस है। एक अंतर्राष्ट्रीय जांच भी जारी है और बोइंग ने कहा है कि वह अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है। जांचकर्ता इंजन के शोर, स्टॉल चेतावनियों और अन्य ध्वनियों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, जिससे इंजन की गति और कुछ प्रणालियों की विफलता का पता चल सकता है। ये एयर इंडिया के लिए पहली घातक दुर्घटना नहीं है। जब भारत सरकार के पास एयर इंडिया थी, तब 2010 में दुबई से आ रही एक एयर इंडिया की उड़ान मंगलौर में रनवे से आगे निकल गई थी और एक चट्टान से गिर गई थी, जिसमें 166 में से 168 सवार लोग मारे गए थे। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि एयर इंडिया की एक सहायक कंपनी है, की एक उड़ान भारी बारिश के दौरान दक्षिणी भारत में एक रनवे से फिसल गई और 2 टुकड़ों में टूट गई, जिसमें 18 लोग मारे गए और 120 से अधिक घायल हो गए। ये दोनों घटनाएं पुराने बोइंग 737-800 विमानों से जुड़ी थीं और तब हुई थीं जब एयर इंडिया अभी भी सरकारी नियंत्रण में थी। इनके अलावा एयर इंडिया के सरकारी स्वामित्व के दौरान हुई अन्य घातक दुर्घटनाओं में 1978 में अरब सागर में बोइंग 740 का दुर्घटनाग्रस्त होना और उसमें सभी 213 यात्री सवार मारे गए। सन 2000 में पटना में 50 से अधिक लोगों की मौत
1993 में औरंगाबाद में 55 लोगों की मौत, 1988 में अहमदाबाद में 130 से अधिक लोगों की मौत, जब एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और 1991 में इम्फाल के पास 69 लोगों की जानें गंवाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को इस भयावह स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति को देख समझकर उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए। इस विशिष्ट दुर्घटना पर समस्त माननीय भारतीय राजनेताओं और वैश्विक नेताओं ने गहरे दुख और सांत्वना भरे भावपूर्ण बयान दिए और हिम्मत बनाए रखने की बात कही गई है। भारत सरकार भी अपने उच्च स्तर पर इस दुखद परिस्थिति के लिए कार्यरत है। ऐसी त्रासदियों पर अक्सर गंभीर जांच का आह्वान किया जाता है, जिसे इस बार बहुत ही अच्छे स्तर पर अमल में लाया जा रहा है और विदेशों से भी कई टीमों का गठन किया गया है जो इस जांच में अपना सहयोग देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और विदेश मंत्रालय ने भी इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले देश के और विदेशी नागरिकों के प्रति खेद और अपनी संवेदना को प्रकट किया है। अहमदाबाद विमान त्रासदी संपूर्ण भारत के लिए एक गहरा घाव है जो भारत के विमानन इतिहास में दर्ज हो गया है। यह न केवल उन परिवारों के लिए एक असहनीय क्षति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, बल्कि यह एयर इंडिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है जो अपनी छवि को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रही है। जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही दुर्घटना के पीछे के कारणों का पता चलेगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके और विमान यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाया जा सके। इस दुखद घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर पीड़ितों के परिवारों को अपना सहयोग और समर्थन देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में विमानन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। आपका हमसे जुड़े रहने के लिए आभार और धन्यवाद, और आपसे यह भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।